हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कल की क्लास में कर चुके थे फ्रेज जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा टॉपिक था, वो हम कल सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारी घंटे की क्लास हुई थी। चलिए भाई, सेम इसी तरीके से आज भी आपको 1 घंटे की क्लास लगभग होगी। आपको बने रहना है, साथ डटे रहना है। चलिए भाई, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लॉज। क्या नाम है? क्लॉज। समझते हैं कि क्लॉज क्या है। क्लॉज से जाकर बड़ा है, क्लॉज से जाकर जो हमारे फ्रेजेस है, फ्रेज से जाकर बना है हमारा क्लॉज। चलिए भाई, समझते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम इनको पहचानेंगे, सभी के बारे में, सभी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। तो साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। क्लॉज क्या है लिखेंगे, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। नोट करते चलिएगा भाई साथ में, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that words that form part of a sentence, part of sentence and has a subject, and a finite verb, finite verb of its own। ठीक है भाई। अ क्लॉज हैज, साथ में आगे नोट करेंगे, अ क्लॉज हैज अ फाइनाइट, हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। चलिए भाई, जो लिखा है इसको समझते हैं। मैंने कहा क्लॉज क्या होते हैं, तो क्लॉज हमारे क्या एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या करते हैं, सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। जो हमारा क्लॉज होता है उसका एक खुद का सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक क्लॉज के अंदर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ठीक है भाई, एक क्लॉज के अंदर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा, he said that he was a thief। तो देखिए, मैंने लिखा he said that he was a thief। अगर हम बात करें he said, इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये said है हमारी, ये वर्ब है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ही सेड हमारा क्या कहलाएगा? एक क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? क्लॉज कहलाएगा। फिर हमने लिखा ही वॉज अ थीफ। क्या ही हमारा सब्जेक्ट है? आपने कहा बिल्कुल सर। वॉज हमारी वर्ब है, बिल्कुल है। आ थीफ हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पूरा आया है ही वॉज अ थीफ, ये भी क्या है? एक क्लॉज है। ये पूरा जो है एक क्या है? एक क्लॉज है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लॉजेस को एक साथ लिखते हैं, तब जाकर हमारा बनता है एक सेंटेंस। क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉज है, तो हम कह देते हैं 2 क्लॉज। एक क्लॉज है, एक सेकंड क्लॉज ये है। चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब हमें कुछ चीजें समझनी है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ भाई। सबसे पहली बात यह है कि डिफरेंस बिटवीन हैशटैग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए आप लोग इसको। कॉन्सेप्ट क्या लिखिए भाई? एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, जिससे जाकर हमें ये पता चलेगा कि क्या फ्रेज होती है, क्या क्लॉज होता है, और क्या स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस होता है। इन तीनों चीजों को समझना हमें बहुत जरूरी है, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। चलिए भाई, समझते हैं फ्रेज। फ्रेज जो होता है, ये जो पहले पॉइंट, इसके नीचे लिखेंगे इसके पॉइंट, इसके नीचे इसके पॉइंट, इसके नीचे इसके पॉइंट। समझ में आ रही बात? पहला है हमारा कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज हैज अ इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग। इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग। इट हैज नॉट कंप्लीट
इसको आप ऐसे मत लिखिए, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट कंप्लीट मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग, जो फ्रेज होती है इसका अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। इसका अपना मीनिंग निकलता है। इट हैज कंप्लीट मीनिंग और नॉट मीनिंग, और इसका कंप्लीट मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटेंस जो होता है, इट हैज अ कंप्लीट थॉट, इट हैज कंप्लीट थॉट, इट हैज अ कंप्लीट थॉट। इसमें जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो क्या होती है, पूरी की पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। क्या होती है इसमें जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो क्या होती है, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। समझ में आई बात। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट, इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। जो हमारा फ्रेज होता है इसके अंदर हमें फाइनाइट वर्ब देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट हैज एट लीस्ट इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें सेकंड पॉइंट है इसका, इट हैज एट लीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होगी। सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी क्या हो सकती हैं, सेंटेंस के अंदर आती हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, इनका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए आगे लिख लिए। इट हैज नॉट प्रेडिकेट, इसमें प्रेडिकेट नहीं होता है। क्या नहीं होता, इसमें प्रेडिकेट नहीं होता है, इसमें प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, और इसमें भी अपना प्रेडिकेट होता है। चलिए भाई अब आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। हमने जो 3 पॉइंट अलग अलग जगह पॉइंट लिखे हैं, इस चीज को बताने के लिखे हैं कि आप ये समझ पाएं कि हमारा फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। हम अभी सीख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि हमें यहाँ क्या यूज करना था, क्या सही है क्या गलत है। चलिए भाई समझते हैं फ्रेज। फ्रेज जो होती है इसमें हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रेज में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। क्या है भाई, फ्रेज में जो वर्ड होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन आधा अधूरा मीनिंग निकलता है। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड देखने को मिलता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फ्रेज। तो हम उसे क्या कहेंगे, एक फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लॉज की, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने को मिलता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, क्या निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, तब हमें वहां उसमें चेक करना होता है कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट एक फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। अगर उस क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब देखने को मिलती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक क्लॉज कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जो होता है हमारा, सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट, एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होनी ही चाहिए, और फाइनाइट वर्ब एक से ज्यादा भी हो सकती है सेंटेंस में, लेकिन जो वर्ड आपके सामने लिखे होंगे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने होगा उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा होगा, उसका जो भी वो बात कहना चाह रहा होगा वो आपको उस सेंटेंस में साफ साफ समझ में आ जाती है। चलिए भाई बात करते हैं फ्रेज के पॉइंट नंबर 2 की। अगर कोई फ्रेज होगी तो उसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है भाई, और इसके अंदर और ना ही फ्रेज के साथ कोई भी प्रेडिकेट होता है। क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है क्लॉज के अंदर, बिना फाइनाइट वर्ब के वो क्लॉज नहीं बनता।
एक फाइनाइट वर्ब के बिना कोई क्लॉज नहीं बन सकता, इसलिए फाइनाइट वर्ब में एक जो क्लॉज होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब भी होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक तो होगी ही। ऐसा हो नहीं सकता कि सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब ना हो, बाकी प्रेडिकेट वगैरह सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया काइंड्स ऑफ क्लॉज। चलिए भाई बात करते हैं कि हमारे जो क्लॉज होते हैं वो कितने होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्या होने वाली है? काइंड्स ऑफ क्लॉज। जो हमारे क्लॉज होते हैं कितने तरीके के होते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है। जो हमारे क्लॉज होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। कितने टाइप्स ऑफ क्लॉज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज एवरीवन? टेल मी द आंसर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। नाउ राइट द देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। there are two types of clause। ठीक है भाई, there are two kinds of clause लिख लीजिए। there are two kinds of clause। do you know the name of this? आप उनके नाम जानते हैं क्या? चलिए भाई बताइए। फर्स्ट अगर हम बात करें, पहला जो होता है हमारा उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। पहला जो क्लॉज होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा जो हमारा क्लॉज होता है उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या आप जानते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सब ऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं। पहली हेडिंग जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, लिखिएगा। अ क्लॉज दैट एक्सप्रेस अ क्लॉज दैट एक्सप्रेस, आप लोगों को राइटिंग क्लियर है कि नहीं बताते चलिएगा भाई। अ क्लॉज दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड alone as a sentence is called principal clause। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। इसके और निकनेम भी हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या निकनेम देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसका एक और नाम है और मेन क्लॉज। ये इनके नाम है भाई, इनकी निकनेम है। तो चलिए समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। वो ऐसा क्लॉज जो अपने आप में क्या करता हो, पूरा मीनिंग दे रहा हो और भाई एज अ सेंटेंस की तरह काम करता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम प्रिंसिपल क्लॉज करेंगे। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम एक साथ समझेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। लिखिएगा a clause that cannot complete thought a clause that cannot complete thought and depends on main clause to complete its meaning is called
is called subordinate clause, is called subordinate clause, उसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट कहेंगे। इसका भी एक निकनेम है, तो लिखिएगा इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज इसका नाम है। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा शी बी एडमायर्ड हर, बी एडमायर्ड हर, ठीक है, बिकॉज शी इज टैलेंटेड। देखिए भाई मैंने लिखा है वी एडमायर्ड हर, हम उसकी तारीफ करते हैं बिकॉज शी इज टैलेंटेड। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई टैलेंटेड है इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। अब इसमें लिखा है वी एडमायर्ड हम उसकी, वी जो है हर की तारीफ करता था, वी जो है हर की तारीफ करता था। तो भाई इसका एक तारीफ कर रहा है तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, कैसे, चलिए भाई वी हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है कि नहीं, समझते चलिएगा साथ में भाई। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले नाउन की क्लास देखिए भाई। फिर एडमायर्ड जो आया है हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वर्ब का काम कर रही है। और हमारा जो यहाँ हर आया है एक क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में, जिस क्लॉज में, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम एक क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। ये इसमें वी एडमायर्ड हर, इसका मतलब है हम जो है वो वी जो है हर की तारीफ करता है। ये हमें समझ में आ रहा है, क्या करता है, वी हर की तारीफ करता है। तो हमें इसमें कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो वी एडमायर्ड हर, वी एडमायर्ड हर, ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये क्या कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता हो, जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, लेकिन वह कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। इन तीनों में से हमारा कोई एक नाम दे सकते हैं। तो बी एडमायर्ड हमारा क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। समझ में आई बात की नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, बिकॉज सी इज टैलेंटेड, सी इज टैलेंटेड, वह टैलेंटेड है। तो आपने कहा ठीक है टैलेंटेड है, लेकिन कैसी टैलेंटेड है, पता चले अगर कोई इंसान टैलेंटेड होता है तो उसकी तारीफ होती है, ये सारी चीजें होती कि नहीं। तो हमें पता चला सी इज टैलेंटेड को एक सेंटेंस की जरूरत पड़ रही। सी इज टैलेंटेड को अपना पूरा मीनिंग बताने, ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर मीनिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है। देखिए भाई इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। इस सी जो है हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। इस हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करे, और टैलेंटेड हमारी क्या है, वर्ब है। तो इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब तो आ गई। टैलेंटेड हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि पैसिव वॉइस की फॉर्म में है। क्या आ गई, टैलेंटेड हमारी क्या है, वर्ब है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इस फाइनाइट वर्ब है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया। तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा एक क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया। आपने कहा सर बिल्कुल बात है, एक क्लॉज तो बन गया, लेकिन कौन सा क्लॉज बनेगा। तो देखिए भाई इस सी इज टैलेंटेड, वह टैलेंटेड है, इसको पूरा मीनिंग बताने के लिए इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। इस क्लॉज को अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ रही। सी जो है वो टैलेंटेड है, इसलिए हम उसकी तारीफ करते थे, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। और मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या लिखाया है कि एक ऐसा क्लॉज जिसे जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बल्कि अपना मीनिंग देने के लिए डिपेंड करता है मेन क्लॉज पर। तो जो हमारा ये पहला जो दूसरा क्लॉज है, इस मेन क्लॉज के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या नाम दे देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हम कहेंगे तो यहाँ से जो पूरा पार्ट है ना हमारा बिकॉज, इस बिकॉज से लेकर ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा,
सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से दो क्लॉज हो गए हमारे, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक अच्छी बात बताएं कि आपको बिना सोचे समझे कैसे पता चल जाएगा सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हमेशा कोई ना कोई कंजंक्शन देखने को मिलता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हमेशा आपको कोई ना कोई कंजंक्शन देखने को मिलेगा। कंजंक्शन के बाद जो पार्ट आता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही कहलाता है। देखो यहाँ हमारा बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, जिसके बाद हमें देखने को मिला सी इज टैलेंटेड। दैट मीन्स बिकॉज के बाद जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। तो ये हमें समझ में आएगा कि अगर कंक्लूजन निकला है कि किसी भी क्लॉज के बाद जो पार्ट आता है वो क्या होता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। समझ में आई बात? बबीता मिस्ड द ट्रेन, बबीता मिस्ड द ट्रेन, बबीता मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, एस शी वॉज लेट। क्या हो गई थी? मिस हो गई थी। तो ये तो पूरा मीनिंग निकला ना, बबीता की ट्रेन मिस हो गई थी। चलिए भाई, जब बबीता की ट्रेन मिस हो गई थी तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहलाएगा भाई? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं भाई? ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये देखो भाई, यहाँ पे क्या आया? एज कंजंक्शन। क्या आया? ये एज जो है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये एज जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए एज के बाद से जो जितना भी पार्ट आया है इस सारा का सारा हमारा क्या बन गया? इस सारा हमारा क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दिख रहा है कि नहीं भाई? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारा ही कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट, I expected that we would win the मैच। मैंने लिखा है आई एक्सपेक्टेड दैट, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम मैच जीत जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, उसने एक्सपेक्ट किया था। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया? तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुमने कुछ आशा की थी। तो भाई आई एक्सपेक्टेड, मैंने कुछ आशा की थी। आप बता रहे हैं कि आपने आशा की थी, चलो भाई। लेकिन ये हमारा आई एक्सपेक्टेड लिखा है। क्या लिखा है? आई एक्सपेक्टेड। ये हमारा क्या है पूरा? बताइए भाई, ये क्या है? ये आई एक्सपेक्टेड हमारा क्या आ गया? वी वुड विन द मैच। ये हमारे क्लॉज है, ये भी हमारे क्या कर गया? क्लॉज बन गया। वी वुड विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। इसमें भी देखो, इसका भी कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। वी वुड विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। और आई एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? तुम्हें नहीं पता। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम मैच जीत जाएंगे। तो ये हमारा जो है, इसमें आई एक्सपेक्टेड हमारा क्या बन रहा है भाई? मैन क्लॉज बनना, प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा क्या? बताइए, आप लोग बताइए इसमें कि हमारा मैन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी पढ़े थे तो मुझे वही याद आ गया। चलिए भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं? तो लिखते चलिएगा, देयर आर 3 काइंड्स। कितने होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स। ठीक है, कितने होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। बात करते हैं उन तीनों काइंड्स के बारे में। तो पहला नाम लिखिएगा नाउन क्लॉज। क्या कहते हैं वैसे? नाउन क्लॉज कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा जो होता है हमारा, क्या आप बता सकते हैं क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज।
ये 3 क्लॉज क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं। पहला जो होता है हमारा नाउन क्लॉज, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। चलिए तो भाई सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाउन क्लॉज। बात आती है सर ये नाउन क्लॉज क्या होता है, तो लिखेंगे नाउन क्लॉज। लिखिएगा भाई, लिखेंगे आ क्लॉज दैट फंक्शन, आ क्लॉज दैट फंक्शन, एक ऐसा क्लॉज जो फंक्शन करता है लाइक आ नाउन, किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह, इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। उसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह काम करता है, अ क्लॉज दैट फंक्शन लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा I think that you will like her। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा I think that he is nice। I think that he is nice। he is nice boy। he is nice boy। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लिखा है आई थिंक दैट यू विल लाइक हर, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई थिंक दैट ही इज नाइस बॉय। चलिए भाई बात करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स की। आई थिंक दैट यू विल लाइक हर, तो देखिए मुझे लगता है, जिसमें हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है, और थिंक हमारी वर्ब है। क्या है, वर्ब। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि यू विल लाइक हर, तुम जो है उसको पसंद करते हो। मुझे लगता है, मैंने कहा मुझे लगता है कि तुम जो हो वो हर को पसंद करते हो, मतलब ठीक है, यू जो है वो हर को पसंद करता है कि नहीं, मैंने यही कहा। तो मैंने ये बात कही, तो मैंने क्या किया कि अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। तो जब भी क्या होता है कि आपको नाउन क्लॉज पता करनी होती है, तो हम हमेशा व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। क्या करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। व्हाट से जब क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर आता है वही हमारा क्या बनता है, नाउन बनता है। तो मैंने कहा आई थिंक व्हाट, तो आपको वर्ब के बाद आपको व्हाट लगा देना है। आई थिंक व्हाट, मुझे लगता है, क्या लगता है तुम्हें, तो आपने बताया मुझे लगता है कि यू विल लाइक हर, कि तुम जो है उसे पसंद करते हो। तो आपने कहा सर यहां से आपको व्हाट का जवाब मिला, कहां से मिला, दैट यू विल लाइक हर, ये आपका व्हाट का आंसर आया। ये व्हाट का आंसर आया तो ये क्या बन गया भाई, नाउन। क्या बन गया, नाउन। अगर एक वर्ड होता तो नाउन होता, ठीक है। यहाँ आप देखिए भाई, अगर कुछ वर्ड्स होते हैं तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो हमारा क्या होता, सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते थे, फ्रेज। अब इसे क्लॉज क्यों कहा, देखिए भाई इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो एक क्या बन गया, क्लॉज बन गया। क्लॉज बन गया और एक किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप से हमारा ये नाउन क्लॉज है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आई थिंक हमारा सेम इसी तरीके से सब्जेक्ट हो गया, थिंक हमारी वर्ब हो गई। अब हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है, क्या लगता है आपको, आपने कहा ही दैट ही इज नाइस बॉय, मुझे लगता है कि वह जो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ आपको व्हाट का जवाब मिला, दैट ही इज नाइस बॉय, दैट ही इज नाइस बॉय, दैट ही इज नाइस बॉय। तो ये हमारा सारा का सारा पार्ट क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी एक फाइनाइट वर्ब भी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ नाउन क्लॉज। ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसके बारे में, नाउन क्लॉज के। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन क्लॉज, लिख लीजिए, यूज या फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, यूज या फंक्शन
ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या काम करता है? नाउन क्लॉज, ठीक है। और इसी में आप एक दूसरा यूज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नाउन क्लॉज। दूसरा है क्वेश्चन है, आप यहां से ये भी चीज सीखेंगे, पोजीशन ऑफ नाउन क्लॉज। आप ये भी सीखेंगे कि जो नाउन क्लॉज होता है वो आखिर कहाँ आता है, किस किस जगह हम लिख सकते हैं उसको। तो ये हमारा क्या है, हेडिंग बन गई, टॉपिक है। अब हमें इसके बारे में समझना है, तो चलिए भाई समझते हैं इसके बारे में। तो पहला नंबर है हमारा कि ये जो है क्या है, कि जो हमारा नाउन क्लॉज है, इट इज यूज्ड एज a subject of a verb, as a subject of a verb। जो वर्ब होती है उस वर्ब का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। चलिए भाई एग्जांपल से व्हाई दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? व्हाई ही लेफ्ट इज मिस्ट्री। ये मैंने लिखा व्हाई ही लेफ्ट इज मिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे आपको इज दिख रहा है, ये हमारी क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, फाइनाइट वर्ब का काम। तो लिखा है। अब देखो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि नाउन क्लॉज। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या है? अब भाई सब्जेक्ट की जगह पे सारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसने? व्हाट इज मिस्ट्री। आपके सामने क्या मिस्ट्री है? आपके सामने मिस्ट्री है कि उस वह जो है ही है वो ऐसे छोड़ के क्यों गया, ये आपके लिए मिस्ट्री है। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास ये जवाब निकल के आया। क्या निकल के आया? ये जवाब निकल के आया। तो ये किसकी क्या बन जाएगा? हमारा नाउन क्लॉज। क्या बन गया भाई? ये नाउन क्लॉज। तो हमने देखा कि जो हमारा नाउन क्लॉज होता है वो किसकी तरह काम करता है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब है और इस वर्ब का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इस वर्ब का एक क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए भाई, क्या आपको कोई दिक्कत समस्या है इसमें? नेक्स्ट अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मैंने कहा व्हाट ही सेड was very polite। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमने कहा व्हाट ही सेड was very polite। वह क्या कहता, उसने जो ही था उसने क्या कहा था जो बहुत ही पोलाइट था। तो आपने कहा ये वॉज आपकी क्या बन रही है? वर्ब बन रही है। क्या बन रही है भाई? वर्ब बन रही है। इस वर्ब के बाद आपने देखा, सबसे पहले आपने वर्ब से पहले व्हाट लगाना है। व्हाट वॉज वेरी पोलाइट। कौन पोलाइट था? ही ने जो कहा था वह क्या था? पोलाइट था। तो ही के कहने को क्या बताया जा रहा है? नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं? अगर ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? और ये व्हाट का जवाब मिल रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दैट्स वाई दिस इज नाउन क्लॉज। तो हम इसे क्या कहेंगे? यह क्या हो गया? हमारा नाउन क्लॉज बन गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या भाई बताइए फटाफट, नहीं है ना? चलिए अब बात करते हैं यूज नंबर 2 की। यूज नंबर 2 हमारा क्या है उसको समझते हैं। तो लिखा है, लिखिएगा साथ में, इट इज यूज्ड as a object of a verb। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनता है हमारा। ये क्या बनता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। कैसे बनता है बताइए भाई, आप जानते हैं? तो जैसे मैंने कहा, यहां लिखता हूं मैं एग्जांपल, आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू। मुझे आशा है कि वह सही था। इट वॉज ट्रू। तो आपको क्या आशा थी? आपको आशा थी आई होप्ड व्हाट, क्या आशा थी? तो आपने क्या किया? व्हाट से क्वेश्चन पूछा और आपको पता चला कि यह सही था, ये आपको पता चला। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछने पर जब हमें पता चला इट वॉज ट्रू, तो ये हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो हम इसे क्या कह देंगे भाई? नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे?
नाउन क्लॉज इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा आई डोंट नाउ, मैंने कहा आई डोंट नाउ, आई डोंट नाउ व्हेन, आई डोंट नाउ व्हेन ही विल कम, when he will return, when he will return। मैंने लिखा आई डोंट नाउ when he will return, मैं नहीं जानता कि वह कब आएंगे। तो ये आपने देखा आई डोंट नाउ, आई डोंट नाउ व्हाट, आप क्या नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि वह कब आएंगे। आप क्या नहीं जानते, when we will, when he will return, मैं नहीं जानता कि वह कब लौट कर आएंगे। तो हमारे सामने जो वर्ड का आंसर आ रहा है वो आ रहा है when he will return। क्या आ रहा है, when he will return। तो हमारा ये पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ, क्या बन गया, इस वर्ब का क्या बन रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये वर्ब है हमारे, इस वर्ब का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा पार्ट जो है हमारा क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज है, ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या बन गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हम बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज अ, इट इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जो हमारी प्रीपोजिशन होती हैं ये उन प्रीपोजिशन का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, उसकी तरह भी यूज होता है। यूज नंबर थर्ड है इट प्रीपोजिशन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके आगे लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा पे, नाउ अटेंशन, पे केयरफुल अटेंशन, पे केयरफुल अटेंशन, attention, pay careful attention to what I am, to what I am, what I am saying। मैंने लिखा पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अटेंशन पे करना है। ये तो देखिए यहाँ पे हमारा टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है कि नहीं भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, प्रीपोजिशन, ये हमारी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन टू पे केयरफुल अटेंशन, क्या अटेंशन पे करना है, आपने कहा जो मैं कह रहा हूं उस पर अटेंशन देना है। तो ये बाकी का जो लिखा हुआ है व्हाट आई एम सेइंग, कौन कह रहा है, मैं कह रहा है। तो ये हमारा पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या है भाई, नाउन क्लॉज है। ये हमारा क्या बन गया, नाउन क्लॉज। तो हमारा हमने देखा कि हमारा जो नाउन क्लॉज है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। समझ में आ रही बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, यहां देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैंने कहा एवरीथिंग नाउ, एवरीथिंग, एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन, एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन, एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन, एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन व्हाट शी डिसाइड्स, व्हाट शी डिसाइड्स। ठीक है भाई, अब ये लिखा हुआ है, आपको मैं दिख रहा हूं कि नहीं बताइए, मैं दिख रहा था कि नहीं भाई। मैंने लिखा एवरीथिंग, एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन व्हाट शी डिसाइड्स। सब कुछ डिपेंड करता है किस चीज पर, सब कुछ डिपेंड कर रहा है। देखो ऑन प्रीपोजिशन आया, अब प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा, सिंपल सी बात है, नाउन ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और नाउन प्रोनाउन। तो बाकी का जो सारा पार्ट है हमारा क्या बन जाएगा, इस सारा पार्ट हमारा नाउन क्लॉज कहलाएगा। और ये आपने देखा कि नाउन क्लॉज जो है वो किसका ऑब्जेक्ट बन रही है, नाउन क्लॉज। तो आपने देखा कि नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन के यूज। अभी कुछ और यूज है, आप पहले इनको नोट करिए, फिर हम उनके बारे में भी बात करते हैं। बस लिखते चलिएगा भाई साथ में। नाउन क्लॉज इज यूज्ड, नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज को
यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, माई विश इज, माई विश इज, मेरी विश है कि, दैट आई मे प्लीज यू, आई मे प्लीज यू, मेरी विश है कि मैं तुम्हें खुश करूं, खुश रखूंगा। ठीक है, तो माई विश क्या है, विश, आपकी विश क्या है, आपकी विश है कि मैं आपको खुश रखूंगा। तो ये माई विश के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसे बता रहा है। मतलब इसी के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का क्या बनना है, कॉम्प्लीमेंट बनना है कि नहीं भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल। सब्जेक्ट का देखो एडजेक्टिव नहीं है ये, एडजेक्टिव क्यों नहीं है वो समझो। अगर एडजेक्टिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता, उससे आगे या पहले आ जाता, लेकिन ये वर्ब के बाद आया है और ये सब्जेक्ट के बारे में तारीफ कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है कि नहीं भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल नाउन क्लॉज है, जो किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, हिज ग्रेटेस्ट फियर इज that he may fail, उसका सबसे बड़ा भय यह है कि कहीं वह फेल ना हो जाएगा, पेपर फेल ना हो जाए, ये उसकी सबसे बड़ी शंका है। तो देखिए हिज ग्रेटेस्ट फियर, उसका डर क्या है, डर ये है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो ये हमारा क्या बनना है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना है तो हमने देखा कि जो हमारा नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात कि नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या, डरना नहीं है, अपन पूरी जानकारी लेके चलेंगे, अंग्रेजी की जड़ों पे पहुंच के जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना समय लगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की आपकी सारी क्लासेस होंगी, हर एक चीज बताई जाएगी। ठीक है, इज दैट ही मे फेल। तो ये था हमारा नाउन क्लॉज का लास्ट यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नाउन क्लॉज जो है कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे कंजंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ हमारे कंजंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू नाउन क्लॉज को हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लिखेंगे नाउन क्लॉज, हेडिंग डालिए नाउन क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट कंजंक्शन की, नाउन क्लॉज जो है वो दैट कंजंक्शन से भी स्टार्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, नाउन क्लॉज जो है हमारा वो दैट कंजंक्शन से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। समझ में आई बात। करें इसमें एग्जांपल नंबर 1, तो मैंने कहा हर्षित said that he would come। देखिए भाई मैंने लिखा हर्षित said that he would come, किसने कहा, हर्षित ने कहा। said हमारी क्या बन गई, वर्ब बन गई, हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब आपने देखा है कि हर्षित ने क्या कहा, हर्षित said what, आपने कहा he would come, लेकिन आपने देखा कि नाउन क्लॉज तो है हमारा, लेकिन इसकी शुरुआत किससे हुई, दैट से। तो ये हमारा जो दैट कंजंक्शन है कभी क्या करता है, ये नाउन क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमारे सामने आता है। ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, और इस नाउन क्लॉज को कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये दैट कंजंक्शन यूज करा रहा है। समझ में आई बात, आ रही है कि नहीं भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, बताइए। चलिए अब अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो मैंने कहा इट was unfortunate that he was absent। It was unfortunate that he was absent। तो देखिए भाई अनफॉर्चुनेट, क्या अनफॉर्चुनेट है कि वह जो है वो एब्सेंट था, तो ये सबसे बड़ी बात। तो आपने देखा यहाँ इस नाउन क्लॉज को बताने के लिए हमने एक कंजंक्शन यूज किया दैट। तो ये हमने देखा कि दैट कंजंक्शन जो है वो हमारा क्या कर रहा है, नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, नाउन क्लॉज को क्या करा रहा है,
इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, हमारे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, चलिए भाई बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा व्हाट के बारे में सुना होगा, वाई के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं भाई, हु के बारे में सुना है आपने, हुज के बारे में सुना है आपने, व्हेन के बारे में सुना है। ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इनसे भी हमारी नाउन फ्रेज जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनसे हमारी क्या होती है, नाउन फ्रेज स्टार्ट होती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। तो जैसे मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सकता, क्या नहीं समझ सकते, वाई शालिनी इज एब्सेंट टुडे, वाई शालिनी इज एब्सेंट टुडे। मैं यह नहीं समझ सकता, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शालिनी इज एब्सेंट टुडे, मैं नहीं जानता कि वह आज एब्सेंट क्यों है। तो वाई जो आया है आपने देखा, तो हमारा समझ में आ रहा है कि क्या करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड आया, हमने फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट से, तो व्हाट से क्वेश्चन आया आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, तो आपके सामने आंसर आया शालिनी इज एब्सेंट टुडे, व्हाई शालिनी इज एब्सेंट टुडे। तो आपने देखा ये पूरा जो है हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो नाउन क्लॉज स्टार्ट हुआ है वो क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से हुआ है, वो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या करता है, जो हमारे नाउन फ्रेज को उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है। समझ में आ रही बात। नाउ दैट, डू यू नाउ वेयर द पोस्ट ऑफिस, डू यू नाउ वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डू यू नाउ व्हाट, क्या जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो हमें व्हाट का जवाब आया, तो ये सारे पार्ट में आ रहा है, ये हमारा क्लॉज बन गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और हमारी वर्ब भी है। अब हमने पूछा कि हमारा जो नाउन क्लॉज है वो किससे स्टार्ट हुआ है, तो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, नाउन फ्रेज इंट्रोड्यूस हुआ, नाउन क्लॉज क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो भी क्या कराते हैं, हमारे सेंटेंस जो होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, नाउन फ्रेज नहीं भाई, नाउन क्लॉज। मैं जब भी नाउन फ्रेज बोलूंगा आपको बिल्कुल समझ लेना है कि नाउन क्लॉज बोलना है, क्योंकि मेरे दिमाग में फ्रेज भी चलता रहता है और वो भी। तो हमारा क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज क्या है, इंट्रोड्यूस किससे हो रहा है, हमारे क्वेश्चन वर्ड से नाउन क्लॉज क्या होता है, स्टार्ट होता है। किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलिए अगर हम बात करें अब इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की, इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो है सेंटेंस जो है, नाउन फ्रेज जो है, नाउन क्लॉज जो है, इफ और वेदर, इन दो कंजंक्शंस की हेल्प से भी नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मैंने कहा I wanted to know if I wanted to know if I had any doubts। मैंने लिखा I wanted to know if I had any doubts। तो आप जानना चाहते, क्या जानना चाहते थे कि उसने जो डाउट थे वो क्या थे। तो इफ देखा, अब हमारा व्हाट का जो आंसर आया है वो इशारा आया है। अब हमें व्हाट जो है, हमने देखा कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, इफ। अगर आप यहाँ इफ की जगह वेदर भी लिखते तो भी हमारा सेम रहता, कोई फर्क नहीं आता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सीखा कि हमारे जो क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के काइंड्स कितने होते हैं, उसमें हमने सबऑर्डिनेट की क्लॉज में नाउन क्लॉज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रह गया है एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा नाउन क्लॉज कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आज तक नाउन क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अन्य क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियोस एंड को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासेस से जुड़कर इनका बेनिफिट ले सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।